हेलो दोस्तों, आप सभी को डिजिटल साइंस सब में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 11th का वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, मीन्स वेक्टर्स का जोड़ और घटाव पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का गुणा कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ये जो है उन लोगों से क्या है, बहुत ही अलग चीज है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे जो आगे के टॉपिक्स में क्या करेंगे, आपको काम देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों का गुणनफल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन इससे पहले आप लोगों को अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ या फिर इस क्लास का डीपीपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्या करें, संपर्क करें, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है, ठीक है, इससे थोड़ा घबराइएगा मत, आराम से शुरू से ही क्या कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जितने भी चीज है वो चीज क्या हो, अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, शुरू से लेकर क्या किया गया, अंत तक इसको बढ़िया से इसको समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या टॉपिक है भाई। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना। तो देखिए, इसके आगे पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सबको मालूम होगा कि वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर क्वांटिटी उससे बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, उसको हम लोग सदिश अदिश बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। और जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज निकल सकते हैं, देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। सदिश को हम लोग वेक्टर में लिखेंगे, तो वेक्टर से अगर स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट वेक्टर मिलता है। वेक्टर का स्केलर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, वेक्टर। ठीक है, जैसे लेके एग्जांपल दे सकते हैं, मास। मास मीन्स क्या चीज, मास मीन्स द्रव्यमान। ठीक है ना। अगुणा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स क्या चीज, त्वरण। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, आप ध्यान दीजिए। मास, मास कौन सी राशि है, तो मास एक स्केलर है, इसके पास परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। 10 केजी कहने से कोई डायरेक्शन नहीं मालूम चलता है। 10 केजी क्या नॉर्थ में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, तो क्या इससे डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर मालूम चल पा रहा है, नहीं। तो मास क्या चीज है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और एक्सेलरेशन आप लोग जानते हैं कौन सी क्वांटिटी है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पढ़े फॉर्मूला, मास मल्टीप्लाई ए त्वरण, क्या होता है, फोर्स होता है। और फोर्स क्या चीज है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो फर्स्ट केस होता है कि अगर कोई भी वेक्टर से वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आपको दूसरा केस देखते हैं, इसको यहां से इरेज कर दिया जाए तो वेक्टर गुणा वेक्टर। अगर वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए यहां दो चीज मिलेगा, एक तो मिलेगा स्केलर और दूसरा मिलेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। और
इसको हम लोग स्केलर बोलते हैं, स्केलर निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। तो आज की क्लास में जो है हम लोग इस पर पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं, क्या होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट पर, ठीक है। और इस स्केलर प्रोडक्ट का क्या अलग अलग दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, या उसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या उसको आउटर प्रोडक्ट भी क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज इतना बोला जाता है। अब देखिए, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देखिए कि मल्टीप्लिकेशन अब जो फैक्टर होता है हम लोग दो तरह से करते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक, जिसको हम सदिश गुणनफल बोलते हैं। इसको हिंदी में बात किया जाए तो लिखते हैं सदिश गुणनफल, ठीक है ना। या इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बिंदु गुणनफल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बिंदु गुणनफल बोलते हैं, ठीक है ना। या इसी को हम लोग इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः गुणनफल बोलते हैं, ठीक। और दूसरा चीज होता है क्या चीज, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्केलर में, सॉरी आप माफ कीजिएगा, यहाँ पर स्केलर में क्या होता है, अदिश होता है, तो ये आपका अदिश गुणनफल है, ठीक है ना। और इसको लिखते हैं हम लोग सदिश गुणनफल, ठीक है। या इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस गुणनफल के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं आउटर, ठीक है ना, इसको हम लोग बाह्य प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे हम लोग आज की क्लास में लेक्चर 8, ये जो है लेक्चर 8 में हम लोग चर्चा करेंगे, और उसको जो है अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, यानी लेक्चर 9 में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें स्केलर प्रोडक्ट होता क्या चीज है, तो स्केलर प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग का टॉपिक जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट। क्या है भाई, स्केलर प्रोडक्ट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या होता है। तो मान लिया जाए एक वेक्टर ए और ये वेक्टर आपका बी है, इसके बीच में एंगल थीटा बना हुआ है। तो यहां पर लिखते हैं क्या चीज, क्या होता है, किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है स्केलर। समझ में आ रहा है, किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल इसका जो होता है वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है, काज। काज, काज होता क्या चीज है, कार्य होता क्या चीज है, तो कार्य होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी फोर्स क्या चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देखिए क्या चीज, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो हमें रिजल्ट क्या मिला, स्केलर मिला। या फिर एक और आप ले सकते हैं,
आप लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। क्या मिलता है मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। चलिए कोई बात नहीं, आगे क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। पावर मिलता है। तो फोर्स भी जानते हैं क्या है भाई, वेक्टर है। वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। लेकिन पावर क्या है, स्केलर है कि नहीं है? तो वैसे दो वेक्टर क्वांटिटी जिनको गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, स्केलर मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कोई परेशानी यहां पर है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे यहां पर दो वेक्टर है, ए वेक्टर है और यहाँ बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डॉट में, मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉट। क्या लिखते हैं भाई, डॉट लिखते हैं। तो वेक्टर ए डॉट क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं इसको डॉट बोलते हैं। ठीक है ना? इसलिए इसको हम लोग एक और नाम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है? गुणनफल के रूप में दो वेक्टर्स के बीच में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई ना देकर क्या करते हैं, वहां पर डॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, जहां ए और बी क्या है, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड है। ए और बी क्या है, वेक्टर ए और बी का परिमाण है। ठीक है ना? क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है, परिमाण है। ठीक है? तो ये चीज बोलते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? कोई परेशानी? या फिर हम इसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसको मॉड में डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है? मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, या फिर ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना? ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा आगे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। या फिर इसको देखना हो तो देखिए, पहले क्या कर लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं कि आखिर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा क्यों हुआ। ठीक है ना? ए डॉट बी, इसका मतलब क्या है, ये कहता क्या चीज है। ठीक है? ये क्या कह रहा है, चलिए तो हम लोग इसको ऐसे ना, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। ए बी और कॉस थीटा, क्या ए बी और कॉस थीटा आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, बोले क्यों नहीं सर, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं भाई? ठीक है ना? तो अब यहां पर इसको याद कीजिए पहले का क्लास। अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में बी का घटक क्या होगा, बताएगा कोई बताएगा? नहीं बताएगा। चलिए इस डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा। होगा नहीं होगा? होगा। इस डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। क्या होगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या मिला, ए डॉट बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा है क्या चीज, क्या चीज है भाई? तो हम लिख सकते हैं ए डॉट, क्या लिख सकते हैं भाई, कंपोनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए लिख सकते हैं ना। या हिंदी में लिखा जाए तो ए की दिशा में बी का घटक, ए की दिशा में बी का क्या चीज, कंपोनेंट मींस क्या होता है, घटक होता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या हुआ, ए डॉट बी मिला। ठीक है ना? इस तरह से क्या हुआ, आपको ए डॉट बी मिला। इसको हम लोग दूसरा चीज भी लिख सकते हैं। चलिए यहां से पहले इसको हटा दे रहे हैं, देखिएगा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक कोई दिक्कत बोलिए। हम लोग
दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट भी ना पड़ गया। और ये होता है क्या चीज, ए बी कॉस थीटा, जहां ए और बी क्या है, दोनों वेक्टर्स का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तब यहाँ पर ये चीज हो गया। अब भाई इसका मतलब क्या है, ये बी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या चीज, ए की दिशा में बी का मान, ए की दिशा में इस वेक्टर बी का मान क्या होगा, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज निकल गया कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। कोई परेशानी है यहाँ पर? चलिए, तो अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये दिया हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो हम तो ये भी लिख सकते हैं ना भाई, क्यों नहीं लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में है, 2 गुणे 4 लिखो चाहे 4 गुणे 2 लिखो, बात तो कोई अंतर नहीं है। आप 2 गुणे 4 लिखिए चाहे 4 गुणा 2 लिखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई में है, जहां मर्जी वहां लिख सकते हैं। तो अब इसको दर्शाएंगे कैसे, तो देखिए वेक्टर कैसे दर्शाएंगे, ये वेक्टर आपका ये हुआ, ये वेक्टर आपका बी हुआ, यहाँ पर एंगल बना है थीटा, क्या बना है, थीटा। तो अब इस ए का बी की दिशा में क्या मान होगा, ए का बी की दिशा में क्या मान होगा, ध्यान दीजिएगा, ए का बी की दिशा मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, बी के अलोंग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, इसका मान निकालना है, किसके अकॉर्डिंग, इस दिशा के अकॉर्डिंग, ए का मान किसके अलोंग निकालना है, ए के अलोंग, बी के अलोंग निकालना है। तो इसके अनुसार से ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। यस या नो, यस या नो, हम लिख सकते हैं कि बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग क्या चीज, बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। यस या नो, हो सकता है, ये चीज क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या है, फीलिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये चीज क्लियर हो गया ना। आखिर ये दोनों का मतलब क्या है, कोई परेशानी नहीं होगी, कभी नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन है और आप लोग बताइएगा इसका मतलब क्या होगा। इसको हटा दे रहे हैं हम लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, या फिर इसका जो नोट्स है पीडीएफ फाइल के रूप में टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट लगा 2 मीटर का हुआ, जब यहाँ पर हम F 5 न्यूटन का बल लगाए तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो है 4 मीटर डिस्प्लेस कर गया, मीन्स यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है ना। जहां पर बीच में जो एंगल है वो 37 डिग्री है। तो इसका आप लोगों को क्या करना है, वर्क, क्या करना है, वर्क डन प्राप्त करना है कि वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर मान लेते हैं, ये 37 डिग्री का है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, न्यूटन में है, ये आपका मीटर में है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 4 5, ये कितना होगा, 3 होगा। तब देखिए आप, तो वर्क डन लिखना होगा तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होगा नहीं होगा, या यहां पर लिख सकते हैं वर्क डन F डॉट डी। F डॉट डी मतलब क्या, एफ डी कॉस थीटा। F का वैल्यू 5, D का वैल्यू 4। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 होगा ना। 37 डिग्री है, कॉस का वैल्यू निकालना है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तब यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 5 दूने क्या हो जाएगा, तो चौका 16, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो की दिक्कत, यहाँ पर 16 क्या होगा, जूल हो गया, 16 क्या हो गया, जूल हो गया। या फिर न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखना होगा अगर यहाँ से यूनिट न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर, कोई परेशानी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है।
प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करें, एंगल पर विचार करते हैं। एंगल पर विचार करते हैं। पहला एंगल 0 डिग्री है, दूसरा एंगल अगर थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री है। थीटा का मान अगर 180 हो जाए तो क्या होगा। तीसरा केस, थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा। चौथा केस क्या चाहिए, अगर थीटा लेस देन होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा। और पांचवा केस है, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है तब केस क्या होगा। इसके बाद की प्रॉपर्टीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग अभी सीख रहे कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ए डॉट बी इक्वल टू कॉस थीटा क्या होगा, सॉरी ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो a इंटू बी कॉस 0, कॉस 0, कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मान याद रखिएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जो क्या होता है किसी भी डॉट प्रोडक्ट का वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। किसी भी डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। किसी भी स्केलर प्रोडक्ट का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर इस पर निकाले तो ये लिख सकते हैं ए बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है मालूम है, -1 होता है। क्या होता है, -1। ये हो जाएगा क्या चीज, ए बी इंटू -1 माइनस ए बी होगा, ठीक है। ये किसी भी डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत सारा पॉइंट निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये वाला, यानी वीवी इसको बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, चलिए निकाल कर देखते हैं हम लोग। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस 90। अब बताइए भाई कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी दो वेक्टर को आप स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, किसी भी दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनका मान क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे एक चैप्टर में क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होगा, ये बहुत ही काम आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये दोनों की है, इसमें तो मान रखना है नहीं, मान रखना है आगे क्लास, ये तीनों मान रख सकते हैं। ये लेस देन और ना पॉजिटिव ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। तो आप लोग अब पढ़ेंगे मैथ में, अगर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में अगर चलेंगे तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड ये होता है, ये आपका थर्ड, और ये क्या होता है, फोर्थ होता है। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है, प्लस साइन कॉस टेन कॉसेक नहीं सेक और कॉट। इसमें सिर्फ होता है साइन, ठीक है, इसमें होता है कॉस और इसमें होता है टेन। ये प्लस होता है, ये इसमें प्लस होगा और ये इसमें प्लस होगा। समझ में आ रहा है। मैथ के क्लास में आपको मिलेगा, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसमें साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कॉस और उसका उल्टा क्या पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री बना, यहाँ पर 90 डिग्री बना, यहाँ पर 180 बना, यहाँ पर 270 बना, यहाँ 360 बना। याद रखिएगा, बहुत सारा काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 90, यहाँ पर 90 बना, तो ये साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, सारा का सारा क्या है, प्लस है। समझ में आ रहा है।
तो अगर लेस देन क्या चीज, लेस देन, थीटा का मान 90 से कम है, 90 से कम है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कब भाई, अगर 90 से कम है तब। कब, अगर 90 से कम है तब क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा भाई, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 90 से अधिक है तो देखिए यहाँ पर 90 से अधिक, थीटा का मान जब भी वेरी करता है आपको रखा जाता है थीटा जो होता है लेस देन पाई एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। पाई मीन्स 180 डिग्री। जब भी एंगल का मान रखा जाएगा वो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से तक हो सकता है, 180 कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है, खाली साइन पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो होता है यहाँ पर अगर क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 से अधिक हो गया, 90 से अधिक हो गया, तो कॉस क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ए डॉट बी क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। समझ में आया, क्लियर। 0 हो तो इन दोनों का सिंपल प्रोडक्ट होता है, अगर डॉट हो तो माइनस ए बी हो जाता है, दोनों का माइनस लगता है। अगर 90 हो 0 हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। अगर लेस देन 90 है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर ग्रेटर देन 90 है तो हमेशा नेगेटिव होगा। समझ आया, ध्यान दीजिएगा। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकालता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया, जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग जो है अब अगला प्रॉपर्टी समझते हैं, छठा पॉइंट कह रहा है इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स ये जो है क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। बोला है इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, क्या चीज, कम्यूटेटिव लॉ, लॉ यानी कौन चीज है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव नियम को पालन करता है। कम्यूटेटिव नियम मतलब क्या होता है, 4 गुणे 2 इक्वल टू 2 गुणे 4, ठीक है। यानी वेक्टर को पलट दिया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहां पर हो जाएगा a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। समझ में आ रहा है, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। चलिए अब समझ लेते हैं काहे ऐसे होता है। तो यहाँ पर वेक्टर a इसको मान लिए, इसको वेक्टर यहाँ b मान लिए, बीच बना एंगल थीटा, ठीक है ना। तो जब भी लेते हैं एंगल और वेक्टर ए से लेते हैं एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में लेते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए, अगर ए डॉट बी निकलना हो, ए डॉट बी, तो दोनों के बीच का एंगल क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं तो इन दोनों के बीच का एंटी क्लॉक, क्या चीज, एंटी क्लॉक, तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अगर हम लोग बी डॉट ए फाइंड करते हैं तो बी डॉट ए फाइंड करेंगे तो हम लोग का ये वाला एंगल चाहिए, एंटी क्लॉक। पहले ही बोले हैं कोई भी दो वेक्टर का आप निकालते हैं तो उसका एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए, क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल कौन सा होगा, आपका ये हुआ, और ये एंगल कितना होगा, इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी कॉस 360 माइनस थीटा। आपको याद हो या ना हो, लेकिन कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ही थीटा होता है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिला, यही मिला
कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसका मतलब क्या चीज है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को कम्यूटेटिव लॉ के नियम को क्या करता है, पालन करता है। कोई परेशानी नहीं, परेशानी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है कि इट ओबेज और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। सातवां पॉइंट है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मीन्स क्या चीज, वितरित नियम। क्या होता है, वितरित नियम, वितरित नियम, ठीक है ना। क्या होता है, वितरित नियम। ये जो है ए डॉट बी है, जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, पालन करता है। मतलब कि ए डॉट बी प्लस सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है ना। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब इसका बंटवारा दोनों में होगा। समझ में आया? कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 8वां पॉइंट कह रहा है कि अगर दो वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को उसी वेक्टर में मल्टीप्लाई किया जाए, किसी एक वेक्टर को, मान लीजिए वेक्टर ए है, इसको इसी में मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, देख लेते हैं। तो वो क्या लिखेंगे, ए इंटू कॉस थीटा। अब बताइए इस वेक्टर को इसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें, यही वेक्टर इसी में मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बताइए। ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, जीरो। क्या होगा भाई, जीरो होगा ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए इक्वल टू ए इंटू 1, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां पर नियम निकला कि किसी एक वेक्टर का अगर उसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसका स्क्वायर होता है। क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ? क्या होता है भाई, उसका स्क्वायर होता है। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अंतिम पॉइंट जो है वो ऑर्थोगोनल पॉइंट है। यानी अगर 3 पॉइंट्स, इसको पहले डिलीट करते हैं। चलिए देखते हैं, लास्ट पॉइंट है इसका, एकदम अंतिम प्रॉब्लम को बच गए हम लोग। अगर 3 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 3 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मान लीजिए x, y और z, यानी वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c। तो अगर ये x है, ये y है, ये z है, इसको हम लोग i कैप लिखते हैं, इसको j कैप लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, k कैप लिखते हैं। ये तीनों एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है भाई, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर नियम निकलेगा, बहुत महत्वपूर्ण नियम। अगर सेम वेक्टर को अगर i डॉट अगर i करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1। अगर j डॉट j करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1। अगर k डॉट k करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1। समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? चलिए अब दूसरा देखते हैं कि अगर i डॉट j किए तो क्या मिला, i डॉट j, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो हम लिख सकते हैं i यानी यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 इंटू कॉस 90। और कॉस 90 वैल्यू क्या होता है, लड्डू।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड्डू। कह रहे हैं कि दो अलग अलग वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, लड्डू होगा, मीन्स 0 होगा। चलिए देखिए अगला भी, जे डॉट आई, सेम प्रोसेस, जे कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जे डॉट के, 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 क्या हुआ 90 बना, फिर से 0 हो जाएगा, के डॉट आई, फिर से क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। लेकिन आई डॉट की पूछती तब क्या होगा, सोचने वाली बात है। आई डॉट के मीन्स यहां से ये वाला एंगल चाहिए, यहां से ये वाला एंगल, ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस 90 होगा, और नहीं होगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जरा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा cos 360 माइनस 90। घटा भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, घटाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसी पर लेकर चलते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाए, बन जाए। तो 360 माइनस थीटा क्या होता है, सेम टू सेम हो जाता है, और सेम का वैल्यू क्या होता है 0। तो अगर उल्टा भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। के डॉट आई 0, आई डॉट के 0, तो हम लिख सकते हैं के डॉट जे इक्वल टू क्या चीज 0, जे डॉट आई इक्वल टू क्या चीज 0। क्लियर हो गया ना, कोई परेशानी नहीं ना हुई।